अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। 27 अप्रैल 2025 को परभनी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ पर जिस तरह से तमाम मुस्लिम समाज की जानिब से एक जलसे आम रखा गया था, और यह जलसे आम जिस तरह से रखा गया था, इसमें खास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से खालिद मौलाना हजरत मौलाना खालिद सैफुद्दीन रहमानी साहब इनकी मौजूदगी थी, और इसी के अलावा हजरत मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी साहब नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसी के साथ में हजरत मौलाना फजलुर रहमान मजदी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना असगर अली इमाम महदी साहब नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब नायब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हजरत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, डॉक्टर यासीन अली उस्मानी बदायूनी साहब सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन्हें परभनी शहरी नहीं बल्कि पूरे जिले के लोग, इसके अलावा मराठवाड़ा भर से लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इनको सुनने के लिए जिस तरह से आए थे। यहाँ पर जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इनका आगमन हुआ, ये जब परभनी शहर के ईदगाह यहाँ पर पहुंचे, जहां पर जलसागाह था, और जलसागाह में पहुंचे, तब ये नजारा हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ऑल इंडिया में जिस तरह से मुस्लिम क़यादत के लिए माने जाते हैं, ये परभनी शहर के ईदगाह मैदान यहाँ पर जब आए, तब इस तरह से यहाँ पर हुजूम ने उन्हें घेर लिया था। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब इनकी लोगों में चाहत बढ़ती जा रही है। बस इस वक्त ये इसी गाड़ी में आए और इस गाड़ी से ही उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये जलसागाह की ओर ईदगाह मैदान में आए और यहाँ पर जलसागाह की ओर जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड जिस तरह से हिफाजत के साथ में इन्हें असदुद्दीन अवैसी साहब इन्हें बहिफाजत लेकर जा रहे हैं। इस वक्त जिस तरह से लोग आए और इन तमाम लोगों ने आकर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अपने बेदारी का सबूत दिया। वक्फ बोर्ड में जिस तरह से तब्दीलियां केंद्र सरकार कर रही है, ये तब्दीलियां एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस वक्त इस तरह की बात भी यहाँ पर तमाम हाजरीन की जानिब से की गई है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियासी साहब इनकी भी मौजूदगी थी। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अहमद खान दरियाबादी ये भी मौजूद थे। उसी के साथ में मौलाना मजरुद्दीन साहब रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना निजामुद्दीन फजाउद्दीन साहब रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनकी भी मौजूदगी थी। इन्हीं के साथ में मौलाना हलीमुल्लाह साहब खासमी सदर जमेत ये भी यहाँ पर मौजूद थे। मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब ये भी मौजूद थे। मौलाना मोहम्मद इदरीस खासमी मालेगांव, मौलाना महफूज रहमान फारूकी साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे। मौलाना जुनैद रहमान आजाद खासमी साहब इनकी भी मौजूदगी थी। मौलाना अब्दुल खादर साहब बिदर ये भी मौजूद थे। जिस तरह से ये तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी। असदुद्दीन अवैसी साहब जब स्टेज पर आए, तब तमाम लोग इनसे ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि असदुद्दीन अवैसी साहब आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में और उसी के साथ में वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में किस तरह की बात करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरह से यहाँ पर बात कही गई है, सबसे पहले तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये नजारा हम आपको जो बता रहे हैं, ये स्पेशली उन लोगों को खिराज अकीदत पेश की गई है जो लोग कश्मीर में शहीद हुए हैं। 2 मिनट के लिए उन्हें खिराज अकीदत पेश की गई और उसके बाद में प्रोग्राम की शुरुआत की गई। जिस तरह से तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ पर आए और इन तमाम जिम्मेदारों ने असदुद्दीन अवैसी साहब इनका भाषण सुनने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए स्पेशली यहाँ पर आए थे। वक्त अमेंडमेंट बिल जिस तरह से केंद्र सरकार यहाँ पर मुदाखलत कर रही है, इस तरह की मुदाखलत यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट बिल में नहीं होना चाहिए। इस बात की खास तौर से कोशिश यहाँ पर तमाम मुस्लिम समाज के तमाम जिम्मेदारों की जानिब से की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम हाजरीन जब यहाँ पर मौजूद थे, इन तमाम लोगों ने सिर्फ यही कोशिश की है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जिस तरह से पूरे देश भर में एक एजेंडा चलाया जा रहा है, एक कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज के तमाम लोग बेदार हो जाए, और इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर काम करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार हजरात पूरे देश भर में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, और इनके दौरों से ही ये महसूस हो रहा है, ये मालूम हो रहा है कि अब मुस्लिम समाज के तमाम
जिम्मेदार हजरात जाग चुके हैं और कौम और मिल्लत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 9 लाख एकड़ जिस तरह से यहाँ पर पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड की जमीनात है, इन जमीनात पर ही केंद्र सरकार की नजर है और अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो जमीन वक्फ की गई है उस जमीन का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही होता है, उसके अलावा कोई इसका मालिक नहीं होता है। ये जमीनात उन जरूरतमंद लोगों के लिए दी गई थी जो जरूरतमंद बेवा, यतीम, यसीर और जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए उनके इस्तेमाल करने के लिए ये जमीनात दी गई थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज अगर कोई गांव का गुंडा है तो वो ऐसे शख्सियत के पास में वो जमीन नजर आ रही है, अगर कोई खासदार है तो ऐसी शख्सियतों के पास में ये जमीनात नजर आ रहे हैं, अगर कोई कारोबारी है, बहुत बड़ा कारोबारी है तो ऐसी शख्सियतों के पास में ये जमीनात नजर आ रही हैं। जिस तरह से ये जमीनात उन मुस्तहिक लोगों के पास में होना चाहिए था जिन लोगों को इसकी सख्त जरूरत है, उन लोगों के पास में ये जमीनात नहीं है। बस इसी बात को लेकर पूरे देश भर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जिस तरह से आवाज उठाई जा रही है, बस मुस्लिम समाज में हर तरह से बेदारी लाने की कोशिश की जा रही है और बहुत जिम्मेदारी के साथ में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इन्होंने जिस तरह से भाषण किया और भाषण करने के बाद ने क्लियरली ये बता दिया है कि हकीकत में पूरे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से एजेंडे चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों की जमीनात पर जिस तरह से नजर गड़ाकर केंद्र सरकार बैठी है, ये अपने दोस्तों को ही मुसलमानों की जमीनात अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जो जमीनात है वो जमीनात केंद्र सरकार अपने दोस्तों को तोहफे में देना चाह रही है और ये जमीनात से मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। यही बात इस वक्त यहाँ पर 27 अप्रैल 2025 को परभनी शहर के ईदगाह मैदान से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कही है और खुले मंच पर यह बात कही है। जिस अंदाज में उन्होंने ये बात बेखौफ कही है, अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में वक्फ अमेंडमेंट बिल किस तरह से रिजेक्ट किया जाता है और हर मुसलमान सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश में लगा हुआ है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से केंद्र सरकार की जानिब से रिजेक्ट हो जाना चाहिए और इसमें हाई कोर्ट ने भी इस बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है और तमाम मुस्लिम समाज के जितने भी लीडर्स हैं, जो जितने भी जिम्मेदारान हैं, ये तमाम लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से रिजेक्ट किया जाए और मुसलमानों की जमीनात है, वक्फ बोर्ड की जमीनात है, ये वक्फ बोर्ड जैसा का वैसा रखा जाए और मुसलमानों के हक ना मारे जाए। इस बात की खास तौर से कोशिश की जा रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान जिस तरह से यहाँ पर मौजूद थे, इन तमाम जिम्मेदारों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इनका भाषण सुना और इनके भाषण में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खास तौर से स्पेशली ये कहा है कि आने वाले 30 अप्रैल 2025 को बत्ती गुल ये भी मैसेज दिया जाए कि हमारे साथ में जितना अन्याय केंद्र सरकार कर रही है, इस अन्याय को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और बत्ती गुल का भी प्रोग्राम असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे देश भर में रखा है। और उसके अलावा जिस तरह से किन पॉलिटिशियनों के बारे में असदुद्दीन अवैसी साहब इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और क्या कहा है, आप खुद ही देख लीजिए। इन दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ कश्मीर से लेकर मुल्क के कोने कोने में हर शख्स ने अपने तरीके से उसकी मजम्मत की और अपने तरीके से इज़हार ताज़ियत भी पेश किया। कश्मीर की जामा मस्जिद में मीर वारिस ने हज़रत मौलाना मीर वारिस ने भी जुमे के खुतबे से पहले मस्जिद के अंदर उस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ इज़हार ताज़ियत को पेश किया। मेरी बात यहाँ पर ये रखना जरूरी समझता हूँ कि हम ये देख रहे हैं, बल्कि बरसों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग याफ्ता दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर यहाँ पर दहशतगर्दी करते हैं
और कई मासूम लोग अपनी जानें उसमें गंवा चुके हैं। पुलवामा हमने देखा, उरी हमने देखा, पठानकोट हमने देखा। पिछले साल जुलाई में वैष्णो देवी के करीब एक मुकाम पर 7 टूरिस्ट को मार दिया गया। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है कि दहशतगर्द आकर खवातीन और बच्चों को अलग करते हैं, मर्द लोगों को अलग करते हैं, उनसे उनका मजहब पूछकर, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको गोली मार दी है। यहां पर उलमा-ए-किराम तशरीफ फरमा है, वो मुझसे बेहतर और मुझसे मौसम तरीके से आपको समझा सकेंगे कि दीन इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है किसी को कत्ल करना, मगर इस तरह से हरकत करना और फिर गोली मारकर उनकी तस्वीर निकालना, सेल्फी निकालना, यकीनन ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो कम है। बल्कि मैं अपनी पार्टी की जानिब से जब मरकजी हुकूमत ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई, मैंने उस आल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाजत देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता है तो उसको रोके, और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधे घंटे पीछे है। अब जैसा 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मगर आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आगे सभी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे
ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन होकर हरकत की है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशर्म है कोई एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने धंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आए? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, आईएसआई यही चाहती है, एलईडी यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तिलाफात बढ़े। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने टीआरपी रेटिंग के लिए गंदगी बक रहे, मैं तुमसे कह रहा हूं कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ, थोड़े दिन तो ठहर जाओ। तुम तो साल के 12 महीने रोज तुम बकवास बकते हो, मगर ये वक्त नहीं है। इस वक्त पर मुल्क को मुत्तहिद रहना है। और हम मरकज़ी हुकूमत से भी कहते हैं कि आपको जो कार्रवाई मुनासिब समझते हैं कार्रवाई करिए। और ये टीवी चैनल पर बैठकर एंकर बोलते ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, महाशय और मोहतरमाओं से कह रहा हूं वो आप नहीं करेंगे। आपको स्टूडियो के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। अगर आपके बाजू एक पटाखा फूटा तो नहीं मालूम क्या आपका फट जाएगा दिसंबर। तो आप ज्ञान मत दीजिए। जो कार्रवाई मुनासिब समझ के हमारी हुकूमत, हम उसकी तारीफ करते हैं। और हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है मुल्क के मुफाद में नहीं है। कश्मीरियों को, हमको उनके दिल को और उनसे करीब होना है। हम मुल्क के हुक्मरानों से कह रहे हैं कि तुम्हारी डिफरेंस पॉलिसी पर तुम गौर कर लो। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने तारीफ की। आपने बालाकोट किया, हमने तारीफ की। आपने नोटबंदी की, कहा कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, मगर पड़ोसी मुल्क से लोग आ गए। तुम्हारी डिफरेंस पॉलिसी को देख लो। और अगर आपको मौसर कार्रवाई आप जो मुनासिब समझते करिए, पूरी अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि करो, मगर ऐसी कार्रवाई करो कि दोबारा किसी भारतीय की जान ना जाए। कोई दहशतगर्द आकर यहां पर हमला ना करे। आप मौसर कार्रवाई करें। और बार बार मुझे मीडिया ने बोले कि पाकिस्तान के वो ऐसा बोले, वो ऐसा बोले। अरे भाई, मुल्क बहुत बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान हमसे आगे सभी पीछे है। तुम कुछ नहीं बना सकते वहां पर, ना तुम दवा बना सकते, ना तुम वहां पर टायर बना सकते। और तुम लोग बड़ी बातें करते हो
और तुम्हारा ही वजीर दिफा कह दिया कि मगरबी ताकतों के गंदे खेल का हिस्सा बने, तुम उनके गंदे खेल का हिस्सा बने, मगर अगर तुम भारत से गंदा खेलोगे तो उसी गंदगी में तुम जिंदगी भर रहोगे। याद रखो और इस बात को, भारत में जो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, दलित है, आदिवासी है, हम अपने सियासी कलाकार है और रहेंगे, मगर ये मुल्क ना बीजेपी का है ना सदुद्दीन अवैसी का, ये मुल्क 135 करोड़ जनता का है। और अगर कोई उस मुल्क के खिलाफ इस तरह के दहशतगर्दी करेगा तो मुल्क के शीशा पिलाई दीवार की तरह पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। तुम हमारे इतिहास को तोड़ नहीं सकते। हमारे बुजुर्गों ने 47 में जिना के पैगाम को अपनी जूती पर रखकर उसको ठुकरा दिया था। तुम्हारा 2 नेशन की थ्योरी नाकाम साबित हुई। तुम्हारे पास गड़बड़ है, बलूचिस्तान में गड़बड़ है, तुम्हारे पास टीटीपी का मसला है, तुम उसकी तरफ देख लो, वरना याद रखो बहुत से कार्रवाई हो सकती है और होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को बयान करना बहुत जरूरी था। अब मुल्क के अंदर के हालात में बयान कर रहा हूं। अंदर के हालात ये है कि हम अपने वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं कि आप तारीख में अपना कैसे नाम लिखाना चाहते हैं, एक सियासतदान के तौर पर या स्टेट्समैन के तौर पर। अगर मोदी स्टेट्समैन के तौर पर इस दुनिया में, इस मुल्क की सियासत में नाम अपना लिखवाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को अगर मौके उनको सिर्फ सियासतदान के तौर पर ना लिख दे बल्कि स्टेट्समैन के तौर पर लिखे, तो हम नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहे हैं कि आपको वक्त का कानून वापिस लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आप स्टेट्समैन नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिशियन कहलाएंगे आप। इसलिए कि ये ऐसा कानून है, नारा लगाएंगे और आखिर में लगाएंगे। पाकिस्तान को भी पहुंचना हमारी आवाज और दिल्ली नरेंद्र मोदी के दुकान तक पहुंचना। ये ऐसा कानून है जो मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर, हमारे ईमान पर हमला करता है। जो ऐसा कानून बनाया गया जो हमसे अपनी मसाजिद को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तानों को, ईदगाह की जमीन को छीनने के लिए इस तरह का कानून बनाया गया। हम इस तरह के कानून को मुस्तरद कर चुके हैं। मैंने आप तमाम की तरफ से भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 3 सेनेटरों के सामने कहा कि ये काला कानून है, मैं इस काले कानून को फाड़ता हूं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। और काला कानून इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने एक यतीम खाने पर जो वक्फ है, आगा खानी यतीम खाने पर इस दुनिया के दौलतमंद आदमी ने अपना महल वहां पर तामीर कराया। उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने यार को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून में सेक्शन 2C को ला लिया और कहा कि कानून बनने से पहले जो ट्रस्ट होगा और इस कानून के बाद जो ट्रस्ट होगा वो वक्त नहीं होगा, क्योंकि उस दौलतमंद आदमी ने आगा खानी वक्त ट्रस्ट से जमीन को 22 करोड़ में खरीदा। तो यह कानून मोदी अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम उस दौलतमंद आदमी की बिल्डिंग को हासिल करोगे जो हमारी सभा में मीर जाफर, मीर साबिक और अबू जहल और अबू लहब के जानशीन है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जाकर उस बिल्डिंग को हासिल करोगे जो यतीम खाने पर बनाई गई है? मगर कानून ऐसा बना दिया गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वो शख्स सेक्शन 2C के तहत उस
यतीम खाने का मुकम्मल मालिक बन गया और हम उस जायदाद को खो दिए। ये कानून बनाया गया। ये बार बार बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं कब्जे हो गए। बीजेपी का पैम्फलेट बुकलेट निकाला गया पढ़िए आप, जिसमें बीजेपी कह रही है कि 70% बाकी जायदादों पर कब्जा हो गया। चलिए जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन का कानून क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जो 12 साल से अल्लाह जिस चीज का मालिक है वहां पर काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि तुम आज से मालिक बन गया। तो 70% जायदादों का मालिक आप लैंड ग्रैबरों को, काबिजीन को बना रहे हैं। तो वक्त के मुफाद में क्या होगा बताइए आप? आपने क्यों कह दिया कि वही वक्त कर सकता है जो 5 साल के लिए मुसलमान रहेगा? किसकी मां जनी जो मुझसे आके पूछेगा तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, अगर गुनाहगार मुसलमान भी होगा तो फखर से कहेगा कि हाँ मैं गुनाहगार हूं, मगर मैं अल्लाह उसके रसूल को मानने वाला हूं। तुम कौन होगे मुझसे आकर पूछने वाले? 5 साल दिखाना पड़ेगा। क्या तुम दिखाओगे? तुम 5 साल अपने मजहब पर चल रहे नहीं चल रहे? ये कानून में जो प्रोविजन बनाया गया 5 साल का, ये सिर्फ इस्लाम को कबूल करने वालों के लिए नहीं है। अगर आप में से कल के जायदाद वक्फ को देना चाहता है तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से इस्लाम पर चल रहे नहीं चल रहे। अब ये और बात है कि कलेक्टर साहब को दीन इस्लाम के हुकामात के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। क्या कलेक्टर साहब ये तय करेंगे कि दाढ़ी मोदी के बराबर होनी चाहिए या ओवैसी के बराबर होनी चाहिए? अच्छा, अगर कोई हमारी बेटी या हमारी बहन या हमारी कोई खातून देना चाह रही तो कौन डिसाइड करेगा? कौन जाकर देखेगा क्या वो पर्दा नशीन है या वो हिजाब पहनती है नहीं पहनती है? तुम कौन हो भाई? अच्छा, अगर किसी को पकड़ कर पीट दिए, ये राक्षस है जो पकड़ कर पीटते और उससे कहेंगे कि तू JSR का नारा लगा दे, अगर वो लगा दिया तो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? ये कानून क्यों बनाया गया? इसलिए कि हुकूमत तय करेगी कि आप इस्लाम पर है या नहीं। हुकूमत का क्या काम? ये तो आइन के इक्वालिटी के सेक्शन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है। एक मुसलमान किसी दूसरे धर्म को अपनी जायदाद दे सकता है, मगर दूसरा धर्म का भी मुसलमान को नहीं दे सकता। और मुसलमान अगर 5 साल तक किसी को दे सकता है, मगर 5 साल के बाद अगर मोदी जी बोलेंगे हाँ तुमने मेरी चाय पी, मैं तुमको मुसलमान बोलता हूं, तो क्या दे सकते हो? बताइए कैसा कानून है ये? सेक्शन 3D बना दिए। जितने आसार खदीमा के तहत मसाजिद है, दरगाहें है, खानकाएं है, इमाम बारे है, कानून ये कह रहा है कि वक्त नहीं है वो, तो क्या आप छीन नहीं रहे? आप तो छीन रहे। ASI कब आया? ASI 110 साल पहले आया होगा। मस्जिद कब थी? दरगाह कब थी? खानकाह कब थी? इमाम बारे कब थे? 300 साल 200 साल से सेक्शन आप लगा दिए कि उसको कागज दिखाना पड़ेगा, मिल्कियत का कागज दिखाना पड़ेगा। अगर कागज नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा कौन उसको बनाया था। 300 साल पहले 200 साल पहले कौन बनाया कैसे मालूम? मोदी जी अगर हमको इनमें जफर आ जाता तो हम पूछ के बोलते मुंह से आप बनाई से क्या बोलो हमारे को। अब नहीं मालूम वो बड़े इंसान को आता होगा इनमें जफर, मैं तो गुनाहगार आदमी, कौन बोलेगा बताइए?
आप हर चीज को छीनना चाहती हैं। आपने कानून बना दिया कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में और वक्फ की प्रॉपर्टी में झगड़ा होगा तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट काम में करेगा ना। तुम बोलते कोर्ट को तय करो, नहीं, तुमने कहा हमारा ऑफिसर। अब कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जिसकी सर्विस के 15-20 साल 5 साल होंगे, हुकूमत के खिलाफ तो ऑर्डर देगा? नहीं देगा। और ये भारत के आईन के खिलाफ है कि कोई अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और हमारे आईन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है ये। मगर आपने हमसे जायदाद छीनने के लिए ऑफिसर को बना दिया। आपने क्या क्या मैं तो ये जो टीवी चैनल पर जाकर ये जो छिछोरे बैठते हैं, ये जो जोकर बैठते हैं, एक ट्रैवल एजेंट है उन्हें इमाम एसोसिएशन का जिम्मेदार, एक फुला है उन्हें बैठता। कभी कोई इनसे पूछता नहीं कि इसमें 44 अमेंडमेंट का एक सेक्शन बताओ जिससे वक्त को फायदा होगा। कुछ नहीं मालूम, पूरे के पूरे थम्स अप। एक हमारा प्रधान है जिसकी डिग्री नहीं है मगर इनके पास तो कागज भी नहीं, कुछ नहीं है इनके पास, वो भी नहीं, वो भी नहीं। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो पढ़े लिखों से ज्यादा जहन होता, उन्हें बोलता मेरी जमीन कागज पढ़ो। अब ये बैठकर ये जो आज बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, याद रखो ये वक्फ की जायदाद का मालिक अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। ये तुम्हारी अम्मा के महल में नहीं आया, इसे याद रखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि माफ करना मौलाना मौलाना के दुश्मन में फर्क दिखता मुझे। कहां क्या क्या बके जाते हैं। अरे छीन रहे हैं हमारी जायदाद को, मस्जिदों को छीन रहे हैं। अगर वो सेक्शन 3C सेक्शन 3D रहेगा तो फिर ज्ञानवापी की मस्जिद वक्त नहीं रहेगी। हम मुकदमा लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का, मथुरा का मुकदमा लड़ रहे, वो नहीं रहेगा, 3D वक्त ही नहीं रहेगा। इस तरह का कानून बना है मोदी और बीजेपी ने। और सब लोग बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। आप बीजेपी के लीडरों से सुनो, नहीं अब तो बस गरीब मुसलमानों का कल्याण ही कल्याण है। हैदराबाद में मेरे हैदराबाद के में एक इलाका है फतेह दरवाजा कही थी, वहां पर एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया जिसके सर पे बाल नहीं है, गंजे नहीं है, फुला तारीफ राजा में दवा लगा के बाल उग जाएंगे। 100 लोग चले गए वहां पे, होगा भाई, सबको लगाया उन्हें। उसके बाद उनके सर पर लाल लाल निशान पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए। तो क्या बोला? तो मोदी भी यही बोल रहे, मैं ऐसा लगा तो और देखो कुछ होने वाला नहीं है। जायदाद छीनना चाह रहे, आपकी हमारी मस्जिद को छीनना चाह रहे, ये हमारी बका का मसला है, याद रखो। अगर आज हम इस काले कानून के खिलाफ आईन के दायरे में रहकर प्रबल तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत सी जायदादों को खो देंगे। आप दिल्ली में 120 प्रॉपर्टीज को हम जो वक्फ की है, सच्चर कमेटी ने कहा 2008 में उसकी लागत 7,000 करोड़ है, 2025 है। मोदी कहते नहीं है वो वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है। आप बताइए गवर्नमेंट का कब्रिस्तान हो सकता है क्या? क्या गवर्नमेंट की मस्जिद हो सकती है क्या? पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को मोदी कहते हैं वो मस्जिद मेरी है, हुकूमत की है। उस मस्जिद का इमाम कौन है जिसको दिल्ली वक्फ ने तखरीर किया, जो रामपुर के एमपी है? अगर यह कानून रहेगा तो कल पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको पैगाम देने के लिए, आपने शऊर को बेदार करने के लिए
वह अब सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बन के रह गया है। जब तक कलेक्टर डिसाइड नहीं करेगा वह कुछ भी नहीं करेगा। मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड है, इसमें से मुसलमान मेंबर हो सकता है। आप गैर मुस्लिम को क्यों लाना चाहती हैं? महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर के ट्रस्ट में कोई भी ट्रस्टी कौन हो सकता है? वो हमको सिर्फ हिंदू हो सकता है, हमको इतराज नहीं है, वो ही होना चाहिए। मगर आप पंढरपुर की मंदिर में सिर्फ हिंदू हो सकता है तो मुसलमान के वक्फ में गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है उनको बताओ आप। तो बोलते मोदी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में। अरे पंढरपुर का ट्रस्टी तो एक बीजेपी के राज्यसभा के एमपी है ना, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहे। वहां पर अच्छा तो यहां पर खराब कैसे बताओ। बिहार का हमारे हिंदू धर्म का बोर्ड सिर्फ कहता है कि हिंदू मेंबर होगा, ना सिख होगा, ना जैन होगा, ना बौद्ध होगा। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ बोर्ड सिर्फ हिंदू होगा, गवर्नमेंट का कमिश्नर हिंदू होगा। अगर हिंदू धर्म छोड़ेगा तो मेंबर नहीं रहेगा। तिरुपति आंध्र प्रदेश में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मेंबर रहेंगे। कितनी मिसालें दो आपको। हमारे सिखों का सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिर्फ वही सिख हो सकता है जो मेंबर होगा। मगर आप हमारे मामले में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? क्यों कर रहे बताता हूं आपको। दो गैर मुस्लिम तो एक गैर मुस्लिम चेयरमैन भी बन सकता है। दो मिनिमम है, 8 भी हो सकते, 7 भी हो सकते। क्यों हो सकते? क्योंकि जब परभनी में अगर कोई जायदाद का झगड़ा होगा गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड में, मिसाल के तौर पर, तो गवर्नमेंट अपने ऑफिसर को तकर्रुर करके अपने हक में फैसला करवा देगी। कलेक्टर को आना होगा नोटिस करो, और वक्फ बोर्ड में तो पूरे मोदी जी के चाय पीकर बैठने वाले हैं, वो सब खामोश बैठ जाएंगे, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हाँ ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। याद रखिए ये मंसूबा है। और जैसा कि सदर ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल बोर्ड ने कहा कि वक्फ हमारे लिए मुसलमानों की एक इबादत है, हम अपनी इबादत से महरूम हो जाएंगे। कहां जाकर रुकेगा ये मुल्क? आप दो गैर मुस्लिम को रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमको रिजर्वेशन कोई का नाम आया तो नहीं दे सकते, मगर आप दे रहे दो को। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 11 गैर मुस्लिम को आप बना सकते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं आप? ताकि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को मुत्तहिद रहना पड़ेगा। मैं परभनी में महाराष्ट्र की सरजमीन से कह रहा हूं, दो भाई अलग अलग पार्टी में थे। दो भाई अलग अलग पार्टी में थे। अब दोनों क्या बोल रहे? हम मिलके काम करने का सोच रहे हैं, मिलके काम करने का सोच रहे हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता उस रब्बे करीम ने जो जोड़ दिया है कहने की बुनियाद पर। अगर आज हम मुत्तहिद नहीं होंगे इस कानून के खिलाफ, तो मेरे भाई हम किस एतबार से इज्जत की जिंदगी गुजार सकेंगे? जब दो भाई दूसरी पार्टियों में है, खून भी एक है, वो कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला करना है, महाराष्ट्र को बचाना है तो लेट हो सकती है। मैं तुमसे कह रहा हूं अल्लाह जिस चीज का मालिक है, तुमको मुझसे ना इत्तेफाकी है, तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। ये काज बड़ा है, ये लड़ाई बड़ी है। वक्त का मामला है जिसका मालिक अल्लाह है, और मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए,
अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने मसलक पर चलिए जरूर, चाहे आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, बरेली हो, मगर याद रखिए जिस चीज का मालिक अल्लाह है ये हमारे मसलक का मसला नहीं है, ये मिल्लत का मसला है। ये मसलक का मसला नहीं है, ये अल्लाह की जायदाद को बचाने का मसला है। तो आपको हमको अपने छोटे छोटे कलाकार को बालाल्ताफ रखकर हमको उठना है और हम उठ चुके हैं। हम भारत के वजीर आजम से भी कह रहे हैं कि आप इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने अपनी इत्तेहाद की ताकत पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को उस काले कानून को वापस लेना पड़ा, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फजल और करम करेगा और अल्लाह हमको कामयाब और कामयाब करेगा और ये कानून को हुकूमत वक्त को वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं कह रहा हूं अजीत दादा पवार से, ड्रामेबाजी बंद करो अजीत पवार। तुम्हारे पोस्टर देगा बनेंगे में आते आते नहीं खोल। अरे चचा के खिलाफ इतना बोले, अब तो बोलो। नीतीश कुमार, याद रखो नीतीश कुमार भारत का मुसलमान और भारत के हमारे हिंदू भाई जो बड़ी तादाद में सैकड़ों हैं, भारत के हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम समझे नहीं, तुम बदले नहीं, तुम हमेशा पीठ पर खंजर मारते थे, खंजर मार रहे हो। जयंत चौधरी से कह रहा हूं, अरे मुसलमानों की खातिर नहीं तो अपनी दादा की विरासत को तो बचा लो। चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचा लो तुम। क्या तुम्हारे दादा जिंदा होते तो क्या यह कानून की तारीफ करते? और वो चंद्रबाबू नायडू, याद रखो चंद्रबाबू नायडू, तुमने इस कानून की तारीफ करके अपने बेटे के सियासी कैरियर को मेजे पर लगा दिया। तुमने तारीफ किया, तुम तारीफ नहीं करते। अगर अजीत पवार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे क्या कर रहे लोग, याद रखो नुकसान आपका होगा। इस मुल्क में इख्तियार किसी के पास हमेशा नहीं रहेगा। इख्तियार अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, दिया भी जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए और 30 तारीख को बत्ती गुल, 30 तारीख के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम। लाइट बंद करेंगे ना मेरे भाई, लाइट बंद करेंगे ना, 10 मिनट के लिए लाइट बंद करना है और ये सोच के बंद करना है कि मैं 10 मिनट के लिए बंद कर रहा हूं, जो इसकी तारीफ करे हमेशा के लिए उनकी लाइट बंद और होगी इंशाअल्लाह होता कि आप तमाम मुस्लिम रसूलुल्लाह बोर्ड के प्रोग्राम की तारीफ करते हैं। तो नारा लगाइए मेरे साथ। पहला नारा पाकिस्तान के लिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दूसरा नारा हमारे वजीर आजम के कानों तक पहुंच जाए ताकि वो स्टेट्समैन बने, पॉलिटिशियन ना बने। नारे तकबीर, नहीं दम नहीं, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत, भारत, आप लोग खामोशी का मुताबिक करें। मगरिब का वक्त हो चुका, माजूम इंशाअल्लाह नमाज मगरिब अदा की जाएगी। आप तमाम लोग इस तरफ चलते रहे। नमाज मगरिब का वक्त बिल्कुल
ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और रुजुल फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।